जय हिंद। कैसे हो आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? दोस्तों, आपको पता है कि आपके लिए हमारे तरफ से एनसीईआरटी साइंस की पूरी सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम क्लास 6 कहाँ से क्लास 6 से 10-12 तक की पूरी साइंस कवर करने वाले हैं। जिसके अंतर्गत आपको आज बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जिसने इतने दिनों से सपोर्ट करते हुए आपने पूरी तरह से अब जो है क्लास 6 समाप्त कर लिया। क्लास 6 की पूरी जो 16 चैप्टर था, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी मिला करके पूरी 16 चैप्टर अब आपका अपलोड कर दिया गया है। आप अगर नहीं देखे हो तो एनसीईआरटी साइंस प्लेलिस्ट में जाओ और एक एक क्लास चैप्टर वाइज सब्जेक्ट और जो विषय का नाम है वो पूरी लिखा हुआ है। जो चैप्टर है वो लिखा हुआ है, क्लास का नाम लिखा हुआ प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप क्लास 6 के पहला चैप्टर से कंटिन्यू नहीं करोगे तब तक आपके आने वाले क्लासेज बहुत से छूटते जाएंगे। तो आज से अभी से प्रण लो, अपने आप से कसम खाओ 2024 की कुछ नई बुलंदियों को छूने के लिए अपने आप से कसम खाओ कि हाँ, आज से मैं जो भी पढ़ूंगा वो कंटिन्यू पढ़ूंगा। ठीक है, तो क्लास 6 की पूरी चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप जाओ और कंटिन्यू 2 से 3 दिन में उसको 16 चैप्टर ख़त्म करो, क्योंकि सभी चैप्टर जो है 20 मिनट 25 मिनट की है, तो 2 से 3 दिन में वो ख़त्म होने वाला है। अभी जो हम पढ़ेंगे, आज जो पढ़ेंगे, आप जो पढ़ोगे अभी, ये है क्लास 7। कौन सी? क्लास 7। क्लास 7 की भी कितनी नंबर चैप्टर? चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर पादपों में पोषण और प्राणियों में पोषण, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका अपलोड कर दिया गया है। क्लास 7 से तो एक भी चैप्टर आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है किस सब्जेक्ट का, किस क्लास का, किस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जाओ चैप्टर 1 और 2 देखो, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि आप शायद ही कभी किसी किताब में पढ़े होंगे, किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्दों का उसमें संकलन किया हुआ। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं रेशों से वस्त्र तक, इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि देखो यहाँ पर भी लिख दिया है कक्षा 6। कक्षा 6 के अंतर्गत ही चैप्टर 3 में ही हमने पढ़ा था तंतु से वस्त्र तक। कहाँ से? तंतु से वस्त्र आपका चैप्टर 3 नाम है क्लास 6 के अंतर्गत, तो उसको भी आपको देखना होगा, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होता है। तो वहीं से शुरू होने के कारण आपको क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 देखना होगा। अब हम चलते हैं क्लास 7 का चैप्टर 3। इससे पहले आप जाओ और वीडियो को शेयर वेयर करके आओ यार, को आप लोग करते नहीं हो, हमारा सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हाँ, हमें आपके लिए कुछ नया करना है। जब आप 2-4 कमेंट कर देते हो कि तब जाके लगता है अच्छा नहीं, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो मुझे मोटिवेट करते रहो, तब मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, आप मुझे मोटिवेट करो, ताकि हम दोनों पैरेलल एक दूसरे के समान चलता रहे। ठीक है, तो कमेंट वेमेंट करता रहें, शेयर वेयर करते रहें। ठीक है, नए लोग को बुलाते रहें, जोड़ते रहें। खाली दोस्त बनाना है खेलने कूदने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भी पढ़ाई वाला दोस्त बनाइए, साथ ही साथ बहुत आगे तक लेके जाएगा। आइए, बहुत हो गया बात, अब आप लोग समझदार हैं, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा है, अब पूरी क्लास तक आपको कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आगे के 20 से 25 मिनट। हाँ, तो देखते हैं हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है रेशों से वस्त्र तक। कहता है कक्षा 6 में आपने पादपों में प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा है। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशम को हम जांतव रेशम कहते हैं। ये क्लास 6 की बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। और मैं अपना एक पढ़ाने का तरीका भी बता दूं कि हम किसी भी चैप्टर में वही बातें आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूरी की पूरी लाइन बाय लाइन पॉइंट को नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा जा रहा है, बस आपको टेंशन ये लेना है कि हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जा रहा है, उसको आप फटाफट पेन कॉपी उठा करके नोट करते जाओ। तो हम क्या जान रहे हैं कि कक्षा 6 के अंतर्गत हमने पढ़ा कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को हम जातव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून कोष से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? अब यहाँ से आपके नए नए सवाल शुरू होंगे।
क्या क्या आपने जाना? जांतव रेशा वो है जो जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। भेड़ के शरीर से के किस भाग से फाइबर प्राप्त होता है? क्या आप यह भी जानते हैं कि रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित करते हैं, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार में खरीदते हैं? इन सभी के बारे में अब हम कुछ नया जानेंगे। तो अब हमारा है जांतव रेशा, जिसमें ऊन और रेशम है। ऊन और रेशम हम किससे प्राप्त करेंगे? जांतव रेशा से। और जांतव रेशा किससे होता है? तो जंतुओं से प्राप्त होता है। 3.1 में है ऊन। कहता है भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं में ऊन प्राप्त किए जाते हैं। किससे किससे? ये जानवर का नाम पूरी तरह से याद रखना है। पूछ देगा। सीटेट में एक और सवाल पूछ दिया था कि निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं किया जाता। ठीक है, और सेम टू सेम यही 3 ऑप्शन दे दिया। एक और दे दिया कुछ ऐसा ही, शायद क्या था, शायद खरगोश था या कोई एक जानवर था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भेड़, बकरी, याक जो है ये जंतु, इन जंतुओं से हम ऊन प्राप्त करते हैं। ऊन प्राप्त करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। चित्र 3.1 में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, घने बाल वाले भेड़ को आप देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे, यानी कि अगले चैप्टर में। तो ये इतना याद रखना है कि वायु जो है ऊष्मा का कुचालक है। और ये वायु के बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है किसी चैप्टर में। ठीक है, विद्युत जब पढ़ा रहे थे, विद्युत और परिपथ, उसमें भी हमने बताया था कि वायु ऊष्मा का कुचालक है। कहता है कि अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ऊन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो रोएदार रेशा से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप 3.1 है। 3.1 की क्रियाकलाप को आपको नहीं देखना है। देखना कहाँ है? यहाँ देखना है। कह रहा है हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। ध्यान रखना है, भेड़ में भी 2 प्रकार के रेशे होते हैं। एक होता है दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा है त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। मतलब ये है कि हमारा जो इससे दाढ़ी है ना, हमारा मतलब आपका भी, हमारा तो बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी होता है, मतलब रखते हैं, होता नहीं है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो जो दाढ़ी है, दाढ़ी को आप छुओगे हाथ से तो आपको थोड़ा सा कड़ा लगेगा। दाढ़ी क्या लगता है? बाल उसका थोड़ा सा कड़ा लगता है। जबकि आप अपनी शरीर की रुआं वगैरह जो आप छूते हो तो थोड़ा मुलायम होता है। उसी तरह से भेड़ में भी होता है कि दाढ़ी के रूखे बाल जो होता है भेड़ के आसपास का, वो थोड़ा रूखा होता है, मजबूत होता है, और त्वचा के आसपास में जो होता है वो मुलायम होता है। कह रहा है कि तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। तंतु रूपी बाल जो ऊन यानी कि कार्तितून कहते हैं, कर्तितूत बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक प्रजनन क्या है? तो वैसे भेड़ या वैसे चयन प्रक्रिया जिसमें तंतु रूपी मुलायम बाल वाले भेड़ उत्पन्न करने के लिए चुना जाता है। तंतु रूपी यानी कि कर्तितून, कर्तितून यानी कि जिससे हम डायरेक्ट ऊन प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यानी आपको सवाल यह याद रखना है कि वर्णात्मक प्रजनन किस जानवर में प्रयुक्त होता है या वर्णात्मक प्रजनन किस में किया जाता है। तो आप किस में करोगे? भेड़ में। वर्णात्मक प्रजनन भेड़ में होता है। अरे आप बस ध्यान से सुनते समझते तो जो आपको पूरी की पूरी हम पारंगत बना देंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, अब आए पढ़ते हैं हम ऊन प्रदान करने वाले जंतु। क्या पढ़ेंगे? ऊन प्रदान करने वाले जंतु। देखो हम कौन सी पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं? 2020-21 से। 23 वाला में भी सेम चीज़ था, इसलिए मैंने 2021-22 ही उठा लिया। आइए देखते हैं हम ऊन प्रदान करने वाले जंतु। तो कह रहा है हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। सारणी 3.1 में दिया गया है। कहाँ है सारणी 3.1? ये वाली नहीं, ये तो चित्र है, सारणी कहीं पर होगा। ठीक है, मिलेगा आगे, चलो जाने दो। हाँ, कह रहा सारणी 3.1 है।
यद्यपि भेड़ों की ऊन एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में समान रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ये एनसीईआरटी डायरेक्ट पूछता है, सीटेट के सवाल में ये डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, कि याक जो है, याक कहाँ पर याक का ऊन कहाँ प्रचलित है, या याक सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। देखो ना, अब ना आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। ये देख लो, आपका याक है। कह रहे कि बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन, ध्यान दो, देखोगा बहुत बार आप सुनोगे। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। किसमें? अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये दिया गया है अंगोरा बकरी, और ये बकरी है। कह रहे कि कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉल बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। अब समझ में आया पश्मीना शॉल कहाँ से आता है? तो पश्मीना शॉल अंगोरा बकरी से बनाया जाता है। ध्यान रखना है कि जो जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाली पहाड़ी क्षेत्रों में एक बकरी का नस्ल है, उसको हम कहते हैं अंगोरा नस्ल, और अंगोरा बकरी के नस्ल से अंगोरा ऊन बनाया जाता है। उसी अंगोरा ऊन से बनाए जाने वाले शॉल को हम पश्मीना शॉल कहते हैं। क्या कहेंगे? कि अंगोरा बकरी, अंगोरा क्या है? तो यहाँ से बहुत सारे सवाल निकलेंगे। सबसे पहले तो कि अंगोरा किस जानवर का नस्ल है? तो बकरी का नस्ल है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो बकरी से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन किस बकरी से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा बकरी से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा बकरी कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। अंगोरा बकरी के अंगोरा ऊन से बनाए गए शॉल को हम क्या कहते हैं? तो पश्मीना शॉल कहते हैं। यहाँ से 4 से 5 सवाल आपके डायरेक्टली बन गए। अब देखो, कह रहे कि ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? ऊँट के शरीर का जो बाल होता है, इसको भी ऊन के रूप में करते हैं। कह रहे कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। लामा और एल्पेका जो है, ये क्या है? 3.6 और 3.7 यहाँ है लामा और एल्पेका। लामा और एल्पेका, लामा का तो ऐसे ऊँट का ही प्रजाति माना जाता है, एल्पेका भी सेम टू सेम वैसा ही ऊँट की ही प्रजाति है। तो अब देखो यहाँ से आपको कौन कौन से सवाल बनेगा। सबसे पहले तो कि ऊँट से आपको ऊन मिल जाएगा, ठीक है, ये तो सबको जान गए। लेकिन नया क्या है आप जाने यहाँ पर, मैं खुद पहली बार जान रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था। आप कहोगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं रियली बता रहा हूँ। लामा के बारे में जान रहा था, लेकिन एल्पेका के बारे में मैं नहीं जान रहा था। और अधिकांश किताब में सिर्फ लामा का ही चर्चा है, एल्पेका का चर्चा है ही नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ये लामा और एल्पेका कहाँ पाया जा रहा है? दक्षिण अमेरिका में पाया जा रहा है। और दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका जो है किसकी प्रजाति है? तो ऊँट का प्रजाति है। यानी कि अब आपको यहाँ से 3 याद हो गया कि ऊँट के कौन कौन सी प्रजाति है। तो एक तो ऊँट जो आप देखते हो जहाँ तहाँ राजस्थान वगैरह में, वो। दूसरा लामा और एल्पेका, ये दोनों भी ऊँट की प्रजाति है। लामा और एल्पेका कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये रहा आपका लामा और एल्पेका। अब क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्रियाकलाप 3.3 है, भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए, वहाँ पर उन सभी जंतुओं को दर्शाइए कि कौन सा जंतु कहाँ पाया जाता है। वो भी आपको करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं रेशों से ऊन तक। हमारा अगला पॉइंट क्या है? रेशा से ऊन तक। तो रेशा से ऊन तक को हम थोड़ा जूम करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। कह रहे कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यानी अब आपको ध्यान देना है। मैं बार बार बोलता हूँ, कान और ध्यान, कान मेरे बातों पर, ध्यान स्क्रीन पर, ये ध्यान देना है। तो अब जो पढ़ने वाले हैं, ऊन बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत हम कौन कौन सी क्रमागत प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में। तो यहाँ देखें, भेड़ पालन और प्रजनन। कहते हैं यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गाड़ियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ कैसा जानवर है? शाकाहारी जानवर है, घास और पत्ती पसंद करता है।
भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। बीज से में से तेल निकाल लेने के बाद जो बचा पदार्थ होता है उसको खली बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। कहता है सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ से जो अभी तक आपको मिला वो क्या क्या मिला कि भेड़ जो है कहाँ कहाँ मिलेगा, तो लगभग हमारे जितने भी उत्तर के क्षेत्र है, मतलब सबसे उत्तर के क्षेत्र के अंतर्गत जो है उत्तर भारत, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का पहाड़ी क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यानी कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ पर भेड़ पाले जाते हैं। भेड़ क्या है, तो भेड़ को झुंड में चराने के लिए गड़ेरिया होता है। भेड़ क्या है, तो शाकाहारी जंतु होता है जो घास और पत्ती खाता है। उसके अलावा दाल, मक्का ये सभी भी खाता है। भेड़ को जो है सर्दी के मौसम में नहीं निकाला जाता, उसे घर में ही रखा जाता है और उसे घर में ही अनाज चारा दे दिया जाता है। अब कह रहा है कि हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं, शायद नीचे सारणी होगा सब, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे, जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया, मतलब ये याद करने वाली। सारणी 3.1 ध्यान रखना, याद करने वाली है, आगे जहाँ भी आएगा याद दिलाना। कह रहा है कि भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। आप बात समझ गए। वर्णात्मक प्रजनन आपको दिमाग में एकदम घुसा के बैठ जाना है, ठूस ठूस के दिमाग में घुसा लेना है कि वर्णात्मक प्रजनन किस में होता है, तो भेड़ में होता है। वर्णात्मक प्रजनन किस में होता है, भेड़ में होता है। वर्णात्मक प्रजनन किस में होता है, तो ऊन पैदा करने वाली भेड़ में होता है। आगे कह रहा है कि जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। यानी कि अब यहाँ दो प्रोसेस हो गया, एक तो वो हो गया कि भेड़ को पालो, दूसरा प्रोसेस हो गया भेड़ ऊन को काटना। अब है रेशों को ऊन से संसाधित करना। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद है जिसे निम्नलिखित चरण, ये चरण अब आपको याद रखना है। चरण एक क्या है, चरण एक में है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। चित्र 3.18a में दिखाया गया है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाता है। ऊन की कटाई क्या है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लेना ऊन की कटाई कहलाता है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए, जो आप अपना बाल कटवाते हैं उसी तरह से भेड़ भी अपना बाल कटवाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। ध्यान देंगे, भेड़ के बाल को कम काटा जाता है गर्मी के मौसम में, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को यहाँ नहीं है, हाँ यहाँ कह रहे, इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपके बाल काटने तो आपके पिताजी की दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है। बात समझ गए। यानी कि जो आप अपना बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तो आपको किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं होता कि ओहो खून निकल रहा है, बाल दर्द कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसी तरह से भेड़ का जो बाल है, हमारे लिए ऊन, लेकिन भेड़ के लिए जो बाल है उसको गर्मी के टाइम में काटा जाता है, क्योंकि हमने ऊपर में पढ़ा था कि भेड़ का जो बाल होता है उसे ठंडे में बचाता है। तो जैसे ही ठंड खत्म होती है, हल्की हल्की गर्मी आता है, तो भेड़ों की बाल जो है उतार लिया जाता है और उसका शॉल बना लिया जाता है। कहता है त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है, याद रखेंगे। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं, जैसे आपका उगता है वैसे ही भेड़ के बाल फिर से उगाता है। इसीलिए तो यहाँ से हमें क्या क्या याद रखना है वो समझो। पहले चरण 1 में क्या था, चरण 1 में हम ऊन की कटाई करेंगे। ऊन की कटाई करने के बाद जो कुछ एक दो देखने के लिए मिला कि भेड़ का ऊन कब उतारा जाता है या कब काटा जाता है, तो गर्मी में काटा जाता है। दूसरा हमने क्या जाना कि भेड़ का जो बाल होता है वह भी मृत कोशिकाओं से बना होता है जो पुनः उग सकता है।
अब चरण 2 जाने से पहले आप ये देखो, इस भेड़ों की कुछ भारतीय नस्ल दिया गया है, इस नस्ल को आप स्क्रीनशॉट करके रखो पहले, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। देखो नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, ठीक है, मेरा जाने दो, नहीं हुआ, हम कर लेंगे, लेकिन आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो। स्क्रीनशॉट करने के बाद मुझे बताओ, आगे बढ़ेंगे। अब देखो भेड़ों के कुछ भारतीय नस्ल कौन कौन सी है। पहला तो है लोही, रामपुर बुसायर, नाली या नली, बाखरवाल, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी। सबसे बड़ी बात है कि यही आपको याद रखना है। कुछ भारतीय भेड़ के नस्ल है वो कौन कौन सी है, तो लोही, रामपुर बुसायर, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। कौन कौन सी, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी क्या है, भेड़ की भारतीय नस्ल। बाखरवाल, नाली, बाखरवाल, नाली, लोही, रामपुर बुसायर, लोही, रामपुर बुसायर, लोही, रामपुर बुसायर, नाली, बाखरवाल, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। एक बार अब अपने मन ही मन जोर से बोलो, ठीक है, देख देख करके ही बोलो। उसके बाद अब हम इसकी गुणवत्ता की बात करें तो नस्ल का नाम है लोही। लोही की यह है अच्छी गुणवत्ता की ऊन देता है। ये राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। रामपुर बुसायर जो कि भूरी ऊन देता है और ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नाली या नली की बात करें तो गलीचे की ऊन देता है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाया जाता है। बखरवाल, बाखरवाल ऊनी शॉल के लिए जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो ध्यान देना, जो किसी एक राज्य में पाया जाएगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बखरवाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और बखरवाल किसकी नस्ल है, तो भारतीय भेड़ की नस्ल है। और ये किस लिए जाना जाता है, बखरवाल ऊन, तो ऊनी शॉल के लिए। मारवाड़ी, मारवाड़ी जो है मोटी या रुक्ष ऊन होता है, गुजरात में होता है। पाटनवाड़ी हौजरी के लिए, पाटनवाड़ी हौजरी के लिए प्रयोग होता है, गुजरात में पाया जाता है। बात समझ गए। या अक्सर आप जो आर्मी के लोग होंगे उनसे आप मिलोगे, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में पोस्टिंग रहते हैं, उनसे पूछोगे तो डायरेक्ट यही बोलते हैं। पूछिएगा ठंडा में आप कौन सा साल यूज करते हैं, तो बोलेगा बखर वाली साल यूज करते हैं। क्या बोलेगा, बखर वाली साल। बखर वाली का मतलब बखरवाल भेड़ से निकाले गए साल का प्रयोग किया जाता है। तब याद रहेगा, लोही, रामपुर बुसायर, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। लोही कहाँ पाया जाएगा, तो राजस्थान, पंजाब में, जो कि अच्छी गुणवत्ता की ऊन देता है। रामपुर बुसायर यूपी और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो भूरा ऊन देता है। नाली या नली जो है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है, गलीचे का ऊन देता है। बाखरवाल जो कि ऊनी शॉल के लिए जाना जाता है और जम्मू कश्मीर में है। मारवाड़ी और पाटनवाड़ी गुजरात में है। मारवाड़ी जो है मोटी या रुक्ष ऊन देता है और पाटनवाड़ी हौजरी के लिए होता है। अब इसको एक दो बार आप अपने तरह से पढ़ लेंगे, याद रख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम पहला चरण में भेड़ की ऊन की कटाई हो गया। देखो यहाँ पर भेड़ को ऊन से उतार रहा है, यहाँ कपड़ा मशीन द्वारा अभिमार्जन कर रहा है। अब हम देखते हैं चरण 2। चरण 2 का है, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी, ये धो रहा है, उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। क्या कह रहा है, अभिमार्जन कहलाता है। यानी कि भेड़ों की ऊन को काटकर धोने की प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। चित्र 3.8 और BC में दिखाया गया है, ये आप देख सकते हो, दिखा देते हैं, C में है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको दिखाया गया। अब देखो यहाँ पर ये पूरा जो है, आप जो अभी आगे पढ़ोगे उसके बारे में यहाँ दे दिया है कि रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। और यह भी सीटेट में डायरेक्ट पूछा हुआ है। सीटेट में ये डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है कि क्रमागत रूप से लगाएं। तो ऊन की कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर बर की छटाई, फिर रंगाई, फिर रीलिंग। रीलिंग शब्द पूछा जाता है कि रीलिंग शब्द किससे संबंधित है, तो रेशों को ऊन में परिवर्तन करने से संबंधित है। रीलिंग शब्द किससे संबंधित है, रेशों को ऊन में परिवर्तन करने से संबंधित है। और ये किस में पूछा हुआ सवाल है, सीटेट में खास करके ये पूछता है। बात समझ गए। तो पहले हम क्या करते हैं, ऊन की कटाई करते हैं, फिर धोते हैं, अभिमार्जन करते हैं, फिर उसको छाँटते हैं, फिर उसकी बर को छाँटते हैं, फिर रंगाई करते, फिर रीलिंग करते हैं। तो हम अभी 2 पढ़े थे, उससे पहले व्यावसायिक संगठ क्या दिया है जो जान लेते हैं।
कहता है ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारण है, जिसे सोर्टेस रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। वो व्यावसायिक संकट तो है, लेकिन आपके लिए संकट ये है कि आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे हुए हैं और पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछे जाएंगे? तो ऊन उद्योग में काम करने वाले कारीगरों में कौन सा रोग होता है? सोर्टस रोग होता है। सोर्टस रोग किस जीवाणु से होता है? तो एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है। सोर्टस रोग किसको प्रभावित करता है? तो रक्त को प्रभावित करता है। क्या याद रखेंगे? ऊन उद्योग में काम करने वाले कारीगरों को सोर्टस रोग होता है। सोर्टस रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण फैलता है। सोर्टस रोग ऊन उद्योग में काम करने वाले कारीगरों को किस जीवाणु के कारण फैलता है? एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण फैलता है। सोर्टस रोग ऊन उद्योग में काम करने वाले कारीगरों को होता है। सोर्टस रोग में कारीगर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ब्लड प्रभावित होता है। याद रहेगा, सोर्टस रोग एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से रक्त को प्रभावित करता है, ऊन उद्योग से संबंधित है। इतना याद रखना है। तो अभिमार्जन हो गया। अब हमारा चरण 3 है। चरण 3 में कहता है कि अभिमार्जन के बाद हम छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। सीधा सीधा छटाई याद रखना है। चरण 4 क्या है? अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है। छटाई के बाद बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल एवं फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाता है। क्या कहलाता है? बर कहलाता है, मतलब जो फालतू हो, अलग हो। ठीक हो? ये वही बर होते जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसके बाद रेशों का पुनः विमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। अतः इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए प्रयुक्त ऊन होती है। 5वां चरण क्या है कि रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की समान ऊन काली, भूरी या सफ़ेद होता है। जो आप ऊन स्वेटर पहनते हैं वो कई तरह के कलर का होता है, लेकिन जो भेड़ का जो ऊन होता है, मतलब भेड़ों की जो रेशा होता है भेड़ बकरी का, वो मुख्यतः 3 रंग में होता है, या तो काला, भूरा या सफ़ेद। ठीक है, लेकिन आपको ये 3 कलर दे देगा तो बोलेगा तेरी, मेरा पड़ोसी पीला वाला पहना है, हम काला कैसे पहनेंगे? नहीं तो सब एक ही कलर का रहेगा तो सब काला काला दिखेगा। कालो है ना, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, वही ना। तो आपकी मनपसंद तरीक़ों से बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मशीन के द्वारा उसकी रंगाई कर देते हैं। अंतिम चरण है। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। यही अंतिम चरण याद रखना है कि ऊन प्राप्त करने की अंतिम चरण क्या है? रीलिंग कहलाता है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उससे धागा बनाया जाता है। चित्र 3.8D में दर्शाया गया है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। बात समझ गए? तो बात समझ गए तो फिर से एक बार ये देख लो कि आप रेशा से ऊन बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया करेंगे। एक साथ मन ही मन दोहराएंगे। क्या करेंगे? मन ही मन दोहराना है आपको, या चाहे तो ज़ोर ज़ोर से दोहराओ ताकि पड़ोसी भी जाग जाए। तो रेशा को ऊन में परिवर्तित करने के लिए हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऊन की कटाई करेंगे। देखो मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ, आप भी आंख बंद करके सुनो, और फिर एक बार जैसे ही मैं बोलूँ कि अब आप रिकॉल करो तो आप आंख बंद करके रिकॉल करना। जैसा मैं कर रहा हूँ, पहले क्या करेंगे? ऊन की कटाई करेंगे। ऊन की कटाई करने के बाद उसको धोएंगे, जिसको हम अभिमार्जक कहते हैं, और अभिमार्जक या अभिमार्जन कहते हैं। अभिमार्जन करने के बाद, धोने के बाद जो रहेगा उसको हम छटाई करेंगे, और छटाई करने के बाद जो छोटे छोटे बच जाता है जिसको बर कहते हैं, तो बर की छटाई करेंगे। बर की छटाई करने के बाद अब हम उसको मनपसंद रंगाई करेंगे, और रंगाई करने के बाद हम उसको रीलिंग करेंगे। रीलिंग में क्या होता है? धागा बनाया जाता है। बात समझ गए? ये आपका है। अब जल्दी से आप रिकॉल करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आँख बंद करो और ईमानदारी से रिकॉल करो। ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, बर की छटाई, फिर रंगाई, फिर रीलिंग। कितना क्रम है? 6 क्रम है। कितने चरण है? 6 चरण है। मुख्य रूप से ये आपको याद रखना होगा। रीलिंग क्या है? तो रेशों से ऊन प्राप्त करने की अंतिम विधि है। आइए अब 3.4 में चलते हैं, रेशम के बारे में। क्या है?
अभी तक हमने जो पढ़ा वो ऊन के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? ऊन के बारे में। ऊन किससे हम प्राप्त कर रहे थे? तो याक से प्राप्त किया हमने, बकरी से प्राप्त किया हमने, ऊँट से प्राप्त किया हमने। ऊँट के अंतर्गत हमने क्या क्या जाना? ऊँट की 2 नए प्रजाति के बारे में हमने जाना, एक जाना लामा, एक जाना एपेक्स। क्या जाना? एपेक्स। अब आपको बताना है कि ये दोनों किस क्षेत्र में या किस देश में पाया गया था। कहाँ पर, किस देश में पाया गया था, ये हम आपको बताना है। और रीलिंग क्या था? तो रीलिंग वो है जो ऊन की छटाई करने की सबसे रेशम से ऊन बनाने की सबसे आखिरी विधि रीलिंग कहलाता है। फिर हमने रामपुर बुशायर के बारे में पढ़ा, लीना के बारे, लीना था क्या था, एक बाखनबाड़ी था, पाटबारी था गुजरात वाला, और एक देखिए भूल गए, लीना था क्या था, नाली था, हाँ नाली था। फिर लोही था, मारवाड़ी, पाटनबारी, बाखड़वाली, ये सभी जो है अलग अलग क्षेत्रों में भेड़ का भारतीय नस्ल है, तो वो सब याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं रेशम। रेशम में भी नया देखने के लिए मिलेगा। रेशम कहता है कि रेशम सिल्क के रेशे भी जातब रेशे होते हैं। रेशम जातब मतलब क्या? जो जंतु से प्राप्त होता है। रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं। क्या करता है? रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। ये आपने बहुत बार देखा, पढ़ा, सुना होगा, एग्जाम में भी देखा होगा। ठीक है, कि रेशम कीट को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अब ये आपके माता पिता, दादा दादी सबको साड़ी पहने हुए देखे होंगे रेशम के बारे में। तो कहता है इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। तब रेशम के जीवन चक्र जानेंगे और ये और भी इम्पोर्टेंट है। तो रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में क्या कहता है कि मादा रेशम कीट अंडे देती है, ध्यान देंगे, जिनमें लार्वा निकलता है, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। क्या है? मादा रेशम जो कीट है वो अंडा देता है, अंडा से जो निकलता है वो लार्वा कहलाता है। लार्वा को हम कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। अभी तक कैटरपिलर और रेशम कीट तो मैंने शब्द देखा था, इल्ली शब्द नहीं देखा था। तो इल्ली क्या है? तो रेशम कीट का जो कैटरपिलर होता है उसी को हम इल्ली कहते हैं। कहता है ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है। ध्यान देना है, प्यूपा क्या है और कैटरपिलर क्या है ये आपको समझना होगा। प्यूपा और कैटरपिलर में अंतर है। प्यूपा वो है, कैटरपिलर पहले वो है जो लार्वा निकलता है, लार्वा जो निकलता है उसे हम कैटरपिलर कहते हैं। मादा रेशम कीट के अंडे से निकलने वाली लार्वा को हम इल्ली, रेशम कीट या कैटरपिलर कहते हैं। जब यही कैटरपिलर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद ये प्यूपा या कोशित कहलाता है, यानी कि लार्वा या कैटरपिलर का बड़ा होना प्यूपा कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यानी कि जाल बुनने का काम कौन करेगा? प्यूपा कोशित करता है। यह जाल अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिर से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कोई कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। चित्र 3.9 में दर्शाया है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या यह कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है? मतलब स्टील के जितना मजबूत होता है या नहीं होता है, जिसके बारे में बात कर रहा। लेकिन हमने तो यहाँ पढ़ाया, लेकिन हमें लगता है आपको समझ में नहीं आया। समझने के लिए हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र। और क्या चर्चा करेंगे? सिर्फ सीधा सा क्या रहेगा? रेशम अंडा रहेगा। क्या रहेगा? रेशम अंडा रहेगा। रेशम अंडा से क्या निकलेगा? लार्वा निकलेगा। लार्वा से क्या निकलेगा? कैटरपिलर निकलेगा। कैटरपिलर
जब ये कैटरपिलर बड़ा हो जाएगा तो क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा। और प्यूपा जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो कोकून के रूप में परिवर्तित होगा। और जब कोकून धीरे धीरे बड़ा होगा तो ये कोकून का एक संरचना ले लेगा जो मजबूत संरचना बन जाएगा, जहाँ पर रेशम कीट अंदर चला जाता है, बंद कर लेता है। यही प्रक्रिया था। एक बार फिर से अंडा देगा, अंडा से लार्वा निकलेगा सॉरी, और लार्वा निकलने के बाद कैटरपिलर होगा, कैटरपिलर बड़ा होकर के प्यूपा बनाएगा, प्यूपा जो है अपने आसपास जाल बनाएगा, जाल जो बनाएगा वो 8 की संख्या, मतलब इस तरह से बनाता है, 8 की संख्या के वो बनाएगा। और जैसे ही वो बनाते बनाते जब कठोर होकर सूख जाता है तो वो क्या बन जाता है, कोकून बन जाता है और उसी कोकून के अंदर जो है वो चला जाता है। और ये कह रहा है कि जो मृदु कोकून होता है ना, वो स्टील के तार के जैसा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मजबूत होता है। आवाज़ ये चित्र 3.9 में रेशम कीट का जीवन चक्र है। ये नर है, ये मादा है, ये वयस्क रेशम कीट है। तो मादा जो है, मादा शहतूत के पत्ती पर अंडा देगा। कौन देगा, मादा जो है शहतूत के पत्ता, ये भी याद रखना है, मादा जो है शहतूत के पत्ती पर अंडा देगा। ये रेशम कीट है। उसके बाद जो है ये कोकून बना। कोकून कब बनता है, प्यूपा के बाद बनता है। कोकून कब बनता है, प्यूपा के बाद बनता है। और कोकून में विकासशील कीट ये धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर रहा है। अब आगे चलते, रेशम के बारे में पढ़ लिए। उससे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है कि भारत में रेशम उत्पादन, क्या कह रहा है कि भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम के निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतम महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक के देशों में गिना जाता है। यानी कि रेशम उत्पादन में पहला देश कौन सा है, तो चीन है। अब हम आगे चलते हैं, क्रियाकलाप कहाँ तक हो गया था, मजबूत होता है। अब आगे देखते हैं। करे रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। क्या ध्यान रखना है कि रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। यानी कि फाइनली जो रेशम का धागा तैयार होगा वो किससे तैयार होगा, कोकून से। और कोकून कब बनता है, अंडा से। देखो प्रक्रिया समझो, पहले अंडा, अंडा से कैटरपिलर जिसको हम रेशम कीट कहते हैं, कैटरपिलर, ठीक है, कैटरपिलर से लार्वा, और लार्वा जब धीरे धीरे बड़ा होकर के जाल बुनने के बाद जो मजबूत हो जाता है तब कोकून। ये प्रक्रिया याद रखेंगे, अंडा, अंडा से कैटरपिलर, कैटरपिलर से लार्वा, लार्वा से कोकून, और कोकून से जो हमें तैयार होता है वो रेशम का धागा तैयार होता है। कहता है रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देता है। क्या है, रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि से भिन्न होता है। अतः ध्यान देना, टसर रेशा, मूगा रेशा, कोसा रेशा तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। क्या क्या याद रखना है, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, ये 3 का नाम भी याद रखना है। साथ ही साथ शहतूत रेशम कीट जो कि सबसे सामान्य रेशम यानी कि जो ज़्यादा पाया जाता है वो शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। बात समझ गए? तो ये 3 नाम याद रखना, कौन कौन सा, टसर रेशा, मूंगा रेशा, कोसम रेशा, शहतूत रेशा कीट। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। अब देखिए क्रियाकलाप 3.5 दिया है। 3.5 में आपको क्या है, कपड़ा एकत्रित करना है और यहाँ पर वही रेशम के किस्म के बारे में दे रखा है कि विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर, एरी और मूंगा, ये ध्यान दो 4 रेशम का प्रकार यहाँ दिया है और यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन रेशम के प्रकार है या नहीं। तो शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम, शायद ऊपर में कुछ और एक नाम था क्या, कोसा रेशम। देखो टसर, मूंगा, कोसा, ठीक है, कोसा और शहतूत,
ये 4 हो गया। यहाँ पर एक और क्या है, सहतूत, टसर, एरी, मूंगा। तो एरी और कोसा 2 अलग अलग है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे मुख्य रूप से तो 4 ही रेशम होता है, शायद एक कुछ दिया है, ठीक है। तो सहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम और मूंगा रेशम, ये 4 प्रकार याद रख लेना, और साइड से एक कोसा रेशम भी याद रख लेना। तो उसके बारे में ये कह रहा है कि अपने चाची मम्मी सब से पूछो कि ये क्या होता है, इनके साड़ी वगैरह के बारे में क्या है। तो कह रहा है कि रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होता है। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास करिए जो, फिर यहाँ पर है 3.6 क्रियाकलाप सावधानी से लीजिए, प्रयोग कीजिए। जो 3.7 है जिसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अब आता है हमारा कोकून से रेशम तक। क्या है, कोकून से रेशम तक चलना है। तो कह रहा है कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकून को एकत्रित करके रेशम फाइबर बनाया जाता है। याद रखना है कि रेशम फाइबर हमें किससे मिलता है, कोकून से मिलता है, रेशम कीट से नहीं, रेशम कीट के कोकून से। अब इसकी प्रक्रिया को समझना है। तो रेशम कीट पालन, कह रहा है कि कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। कब होता है, शहतूत के वृक्ष पर नई पत्तियां आती है तब। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ये जो लार्वा होता है कैटरपिलर, ये दिन रात खाता है और खाने के कारण ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बाँस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। किसमें, बाँस में, ये ध्यान रखना, बाँस में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद, ये ध्यान दो, 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बाँस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। क्या याद रखना है, कैटरपिलर या रेशम कीट जो है कोकून बनाते हैं, उसी के भीतर प्यूपा विकसित होता है। यानी कि प्यूपा कहाँ विकसित होता है, तो रेशम कीट के कोकून बनाते समय प्यूपा विकसित होता है। अब आता हमारा रेशम का संसाधन। रेशम का संसाधन क्या है, तो रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों के बड़े ढेर का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है। क्या कह रहा है कि वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है। यानी कि कोकून को हम धूप में भी रख सकते हैं या पानी में उबाल सकते हैं या भाप में रख सकते हैं। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के बाद उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाता है। ध्यान रखना, रीलिंग शब्द क्या है, धागा बनाने से। जैसे हम भेड़ का ऊन बनाने में कर रहे थे ना, ऊन की पहले भेड़ ला रहे थे, उसको ऊन को काट रहे थे, मार्जन कर रहे थे, छटाई कर रहे थे, बड़ की छटाई कर रहे थे, फिर उसको क्या कर रहे थे, मतलब रंगाई कर रहे थे, और रंगाई करने के बाद रीलिंग कर रहे थे। तो रीलिंग का मतलब क्या है कि एक तरह से उसको आखिरी रूप में देना। कह रहे हैं कि रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबर की कटाई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं वस्त्रों से धागे बुने जाते हैं। अब पहली जानना चाहती है कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कटाई और बुनाई एक ही प्रकार से की जाती है। तो इसके बारे में हम किसी अगले क्लास में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रेशम की खोज की चर्चा दी गई है। कह रहा है कि रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीनी चीनी किंवदंती, मतलब प्राचीन चीन के अनुसार, कह रहा है कि सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी मतलब रानी सी लुंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। क्या कहा, पता लगाने के लिए कहा। यानी कि चीन का राजा हुआंग टी अपनी रानी सी लुंग ची को
उसके बगीचे में शहतूत का वृक्ष था, वो पत्ती बार बार टूट रहा था या खराब हो रहा था, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा। ठीक है। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं। संयोग से उस एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन से आरंभ हुआ। क्या है? रेशम उद्योग चीन से आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। तो क्या याद रखना है? रेशम की खोज कहाँ से होती है? चीन से होता है। कौन होता है? तो एक कहता चलता फिरता कहानी है। उस कहानी के अनुसार चीन का राजा हुआ करता था हुआंगटी। हुआंगटी की रानी थी सी लुंगची। सी लुंगची के बगीचे में था शहतूत का वृक्ष। शहतूत का पत्ता गायब हो रहा था, मतलब क्षति हो रहा था। क्षति होने के कारण जब उसको पता लगाने का प्रयास किया गया तो कोकून दिखाई दिया और कोकून जो है संयोग से उसके चाय के प्याला में गिर गया। और चाय के प्याला में गिरा तो क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कोकून से जो धागा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसको धूप में सुखाते हैं या गर्म पानी में उबालते हैं या भाप के अंदर रखते हैं। यानी कि कोकून से रेशम धागा प्राप्त करने के लिए कोकून को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। किस विधि से? तो या तो धूप में रखेंगे या गर्म पानी में उबालेंगे या फिर भाप से उसको डालेंगे। और वो फिर चीन का उद्योग जो है मतलब चीन से रेशम उद्योग शुरू हो गया, जो चीन वाला बहुत दिन तक छुपाए रखा, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला और सिल्क रूट वो कहला। तो ये था पूरा का पूरा आपका चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम पढ़े रेशम से वस्त्र तक। अब यहाँ पर प्रमुख शब्द दिए गए हैं, जैसे कोकून। कोकून क्या है? तो कैटल पिलर से प्राप्त होने वाला है, जिससे हम रेशम धागा प्राप्त करते हैं। कर्तित वोन वो है जो हम काट करके प्रयोग करते हैं। रीलिंग वो है जो भेड़ या रेशम के धागा बनाने के लिए जो आखिरी प्रक्रिया है वो रीलिंग कहलाता है। अभिमार्जन वो है जिसे हम धोते हैं ऊन या रेशम कीट को। रेशम कीट पालन जिससे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ऊन की कटाई भेड़ों या ऊन देने वाली जानवर से ऊन की कटाई, उसकी बाल को काट लेना ऊन की कटाई कहलाता है। रेशम कीट है कैटल पिलर, जो रेशम कीट मादा रेशम कीट जो अंडा देता है उसे कैटल पिलर कहते हैं। और संसाधन तो संसाधन है ही। आपने क्या क्या सीखा? तो कहता है रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़ बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है, अतः रेशम एवं ऊन जातव रेशा। ध्यान रखना है, रेशम और ऊन जातव रेशा है। जातव रेशा का मतलब जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा। ऊंट, लामा और एल्पेको के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। और ये कहाँ पाया गया था? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? लामा और एल्पेको दक्षिण अमेरिका में। फिर कह रहा है भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। और इनमें हम 6 ऊन भेड़ के बारे में पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने क्या? रामपुर बुशायर। फिर एक पढ़ा था हमने लीमा था, क्या था? एक नाली था, है ना? एक बखरवाल था, एक क्या था? पाटनवाड़ी था, एक देखो भूल गए, 2 को जो गुजरात में था ना, माखनवाड़ी, मारवाड़ी या माखनवाड़ी, फिर पाटनवाड़ी, फिर बाखरवाड़ी, फिर लीना, फिर नाली और एक रामपुर बुशायर। ये 6 जो था भेड़, भारतीय भेड़ का था। थोड़े बहुत शब्द आगे पीछे हो सकता है, आप देख लेना। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। अपने ये भेड़ से ऊन बनाने तक की 6 प्रक्रिया था। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कटाई करके कोकून बनाता है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकून से रेशम के रेशा को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। अब ये संभवतः अपने नर्सरी कक्षा में पढ़ी होगी। बाबा बाबा, ब्लैक शीप, हाइब्यू ब्लू पढ़े हैं ना, वही है। अब देखिए क्या कह रहा है, रेशम कीट कैटल पिलर या लार्वा, सही विकल्प चुनना। तो रेशम कीट जो होता है वो कैटल पिलर और लार्वा दोनों होता है। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? एकदम सेम टू सेम यही सवाल मैं बोल रहा था ना कि सीटेट में जो सवाल पूछा था। देखो, याक, ऊंट, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता।
तो नहीं होती है। तो घने बाल वाला कुत्ता डायरेक्टली पूछा ना सवाल, इसलिए मैं बोलता हूँ यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते नहीं हो आप। देखो सामने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया हम आपको। निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है? पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट पालना, ये सभी के बारे में आपको बताना है। यहाँ देखो ए से बी को मिलान करना है। अभिमार्जन, अभिमार्जन में हम क्या करते हैं? काटी गई ऊन की सफाई करते हैं। शहतूत की पत्ती क्या है? तो शहतूत की पत्ती जो है रेशम कीट का भोजन हो जाएगा। याक क्या है? तो ऊन देने वाला जंतु है। और कोकून क्या है? तो कोकून जो है रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। देखो हम सब के सब मिलान कर दिया। अरे यार वाह। देखो अभिमार्जन क्या हो जाएगा? 5वां नंबर हो जाएगा, काटी गई ऊन की सफाई। शहतूत की पत्ती क्या हो जाएगा? जो रेशम कीट खाता है। याक क्या हो जाएगा? जो ऊन देता है, 2 नंबर। कोकून क्या है? तो 1 नंबर हो जाएगा, रेशम फाइबर उत्पन्न करना। और रीलिंग क्या है? आखिरी में जो होता है धागा बनाया जाता है वो रीलिंग कहलाता है। अब ये हो गया। पहली कोकून से प्राप्त हो सकने वाले रेशम के सतत रेशे की अधिकतम लंबाई जानना चाहती है। ये सब आप इसको बताओ, ठीक है। और ये आपका इसी तरह से देखो, एक मिनट देखो। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट है 5वां नंबर में कि किसी ने पहेली को बताया कि एक जंतु जिसे बिकुना कहते हैं से भी ऊन प्राप्त होती है। बाबा रे बाबा, क्या आप इसे बता सकते हैं कि यह जंतु कहाँ पाया जाता है? इसके बारे में शब्दकोश या एनसाइक्लोपीडिया ज्ञानकोश में देखिए। लेकिन बिकुना के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि बिकुना से भी ऊन प्राप्त किया जा सकता है। और ये सभी हथकरघा और वस्त्र प्रदर्शनी से दिखाई देगा, बनेगा। और अब कुछ नहीं। क्या आप जानते हैं, कहता है भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में 3रा स्थान है। यद्यपि न्यूजीलैंड में भी भेड़ों की सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। यानी कि भेड़ पालन में या भेड़ों की संख्या की दृष्टि में चीन, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है। तो ये पॉइंट पूरा का पूरा हुआ आपका समाप्त। और हमारा चैप्टर क्या था? चैप्टर था रेशम से वस्त्र तक। रेशा से वस्त्र तक चैप्टर 3 समाप्त हुआ। क्लास 6 भी समाप्त हो गया और चैप्टर 3 भी हमारा क्लास 7 का समाप्त हो गया। इसमें कुल 18 चैप्टर है। तो ये आपसे एक सुझाव चाहिए हमें कि आप कहो तो मैं एक ही क्लास के यानी कि क्लास 7 के ही डेली 2 चैप्टर दूं, डेली 2 चैप्टर, या फिर आप कहो तो एक चैप्टर आपका क्लास 7 से और एक चैप्टर क्लास 8 से। आप क्या पसंद करोगे ये आप हमें बता दो, फिर आपको आगे की क्लास कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप अपना प्यार सपोर्ट करते रहना, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखते रहना अच्छे चीज़, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आप हमको मोटिवेट करो। बस गेम चलता रहेगा। तो इसी प्रकार मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खाते रहो, खिलाते रहो, घूमते रहो, घुमाते रहो, लेकिन सबसे बड़े काम पढ़ते रहो। मिलना है अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।